हेलो, वेलकम, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं घनश्याम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आरएस जंक्शन पे। तो आरएस मुख्य परीक्षा समाप्त हो गई है दिनांक 20 और 21 जुलाई को। और आप में से अधिकांश जो छात्र इसमें बैठे होंगे, उन्होंने अनुभव किया होगा इस बार की परीक्षा में हुए जो बदलाव हैं उनको। उन बदलावों के साथ हम सेक्शन वाइज जो है जितने भी हमारे पेपर्स हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार की जो हमारी परीक्षा है उसका स्तर क्या रहा है और पिछली बार की तुलना में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं। इसका लाभ उन सभी छात्रों को मिलेगा जो 2025 के लिए भी तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि अ, वो ये समझ पाएंगे कि उन्हें अपनी रणनीति को किस हिसाब से आगे बढ़ाना है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जो इस एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये शुरुआत मैं करना चाहूंगा पहले हमारे सिलेबस से। जो सिलेबस हमारा दिया हुआ है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज इतिहास विषय की। इतिहास विषय पहला पोर्शन है हमारे पेपर वन का और इसमें से आपके 75 नंबर के मार्क्स जो हैं वो कवर अप होते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस जो है आपके पूछे गए हैं। तो ये अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे आए हैं, उनकी संख्या है हमारे पास में कुल मिलाकर के। और 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान से पूछे गए हैं। इन 5 क्वेश्चंस में आपके किस किस हिस्से से क्या क्वेश्चन पूछे गए वो मैं बता देता हूँ। यहां से आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हर बार की तरह। राजस्थान के संत लोक देवता और महत्वपूर्ण विभूतियों से कोई प्रश्न आपको नहीं पूछा गया। साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और राजस्थान की बोलियों से एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का, कुल मिलाकर के 7 अंकों के प्रश्न इस बार पूछे गए हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की धरोहर की, तो राजस्थान की धरोहर से सबसे अधिक 10 नंबर का एक बड़ा प्रश्न अब की बार पूछा गया है। इसके बाद बारी आती है 19वीं और 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाओं की। तो यहां से 5 नंबर का एक प्रश्न आपका प्रजामंडल आंदोलन जो है वहां से पूछा गया है। और अंत में बात करें अगर प्रागैतिहासिक काल से 18वीं शताब्दी के अवसान तक राजस्थान की जो राजवंश प्रशासनिक राजस्व व्यवस्था है, इसमें से आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के 5 + 2 7, 7 और 10 17, 17 और 7, टोटल मिलाकर के 24 मार्क्स जो है आपके आउट ऑफ 75। 24 मार्क्स मतलब एक तिहाई हिस्सा आपका राजस्थान की कला संस्कृति इतिहास जो है वहां से कवर अप किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बारी आती है भारतीय इतिहास और संस्कृति की। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति की बात करें तो यहां से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें आपके 2 छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2-2 नंबर के। उसके बाद में आपके 2 बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं 5-5 नंबर के। और 200 शब्दों वाले जो उत्तर देने वाले प्रश्न है वो पूछे गए हैं जो कि 10-10 नंबर के थे। कहाँ से क्या प्रश्न पूछा, तो भारतीय कला और जो सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक की कलाएं हैं उनमें से आपके 10 मार्क्स का एक प्रश्न आया है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के धार्मिक आंदोलन और दर्शन में से एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में देसी एक प्रश्न आपका संस्कृति से जुड़ा हुआ ही पूछा गया है। ठीक है, संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपका 10 नंबर का सीधा ही यहीं से कवर अप हो जाता है। भारतीय धरोहर जो है उसी में से ये प्रश्न भी आपका कवर अप हो जाता है। फिर उसके बाद में आपकी जो छोटे प्रश्न है 5-5 के उनमें से एक प्रश्न तो सीधा आपका अलवार नैनार का है और एक प्रश्न जो है, हाँ, वो है आपके स्वतंत्र सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन, जो देशी रियासतों का विलय है उसमें से पूछा गया 5 अंकों का। ठीक है, अ, और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का पूछा गया है जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है यहां से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपके हो गए यहाँ से 25, 10 और 10 20, 20 5 25 5 30 और 4 34, 34 नंबर का सबसे अधिक हिस्सा आपकी बार जो है कवर अप हुआ है आपका भारतीय इतिहास और संस्कृति से। ठीक है, तो 24 नंबर आपके कवर अप किए गए हैं राजस्थान की कला इतिहास संस्कृति से
और 34 नंबर का हिस्सा आपका कवर अप किया गया है। कहां से? हमारे भारत के इतिहास से। फिर बात करें अगर आधुनिक विश्व के इतिहास की, इसमें दिए गए हमारे जो 4 टॉपिक हैं, इनमें से पुनर्जागरण और धर्म सुधार में से 2 मार्क्स का एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद, इन दोनों से मिलाकर के कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, जो था 10 मार्क्स का। ठीक है। और विश्व युद्धों के प्रभाव में से 5 नंबर का एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो टोटल 17 नंबर के प्रश्न आपके इस हिस्से में से पूछे गए हैं। तो ये तो है आपके प्रश्नों का विभाजन कि कहां कहां से किस किस तरह के जो है कितने कितने नंबर का वेटेज इस बार रखा गया है। तो टोटल वेटेज हमने देख लिया, 34 नंबर, ठीक है, प्लस 24 नंबर, प्लस 17 नंबर, मेरे हिसाब से ये हो गया 75। 75 मार्क्स का जो है आपका टोटल ये कवरेज इस पेपर में से आया है। पेपर का पैटर्न थोड़ा सा इस बार चेंज होता हुआ दिखाई दिया है, जहां पर पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री था उस पर बहुत ज्यादा वेटेज होता था, उसका बहुत ज्यादा हिस्सा होता था आपके पेपर में, वो बदलाव हुआ है। प्रश्नों की जो प्रकृति है वो अब डेटा बेस्ड क्वेश्चन से चेंज होकर के और थोड़ा थ्योरेटिकल जो थिंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, जहां पर आपको गहन सोचने विचारने की जरूरत पड़ती है, ऐसे प्रश्न भी हमको देखने को मिले हैं। तो चलिए हम उन प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं जो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न आपका, आप देख सकते हैं, ड्योढ़ीदार किसे कहते हैं, इस तरह से एक प्रश्न आया था। तो दोस्तों ड्योढ़ी शब्द का अर्थ होता है दहलीज। ठीक है। जो महलों में चढ़ने के लिए हमारी सीढ़ियां होती हैं, तो एंट्री करने के लिए जो गेट होता है उसको हम दहलीज कहते हैं, उसके नीचे की जो बॉर्डर होती है। और उसी पर एक पद था ड्योढ़ीदार का, जहां पर वंशानुगत आधार पर ड्योढ़ीदारों की नियुक्ति की जाती थी। तो जो सामंती व्यवस्था है उसमें भी ये ड्योढ़ीदार शब्द हम देख सकते हैं। तो राजमहलों की देखरेख करने का काम, निरीक्षण करने का काम और सुरक्षा दायित्वों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता था? ड्योढ़ीदार कहलाता था। ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इनके पास महलों की चाबियां रहा करती थी। ठीक है। और राजमहलों में इनकी नियुक्ति सीधे सीधे की जाती थी, वंशानुगत आधार पर ये नियुक्तियां हुआ करती थी। विश्वास पात्र लोगों को ये जिम्मेदारियां दी जाती थी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया है वो बोलियों में से पूछा गया है। जो ढूंढाड़ी बोली है उसकी उप बोलियां कौन कौन सी है, सीधा पूछा गया था। 2 उप बोलियों का नाम लिखना था। ठीक है। तो 2 उप बोलियां सीधा सीधा ये हमारे आर्य जंक्शन के जो हमारे नोट्स थे मैंने आपको दिए थे। ठीक है। उनमें से आप देख सकते हैं, तोरावाटी, राजावाटी और नागरचोल, ये 3 उपबोलियां हैं जिनमें से आप कोई सी भी 2 लिख सकते थे। और 2 नंबर का सीधा बिल्कुल सिंपल और इजी टू क्रैक क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी ज्यादातर पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न बच्चे याद रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई गलती कर रहा है तो इसका मतलब उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है जितनी इस एग्जाम के लिए होनी चाहिए। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। फिर देखिए एक तुलनात्मक प्रश्न पूछा गया है आपके जो धर्म संस्कृति है, धर्मों से। ठीक है। तो बौद्ध और जैन मत संहिताओं से किस प्रकार भिन्न है? अब यहाँ पर सीधा नहीं बोला कि हिंदू धर्म से किस प्रकार भिन्न है। संहिता किसे कहा जाता है आप सबने पढ़ा है। तो वैदिक जो साहित्य है, ठीक है, उसमें जो वेद है, वेदों को हमारे यहाँ पर संहिता कहा जाता है। और बौद्ध और जैन मत की जो शिक्षाएं हैं वो संहिता में वर्णित शिक्षाओं से किस प्रकार से भिन्न है, ये आपको बताना था। 2 अंतर आपको लिखने थे। तो आप देख सकते हैं कि संहिताओं में प्रचलित जो कर्मकांडीय गतिविधियां हैं उनका बौद्ध और जैनों ने निषेध किया है। ठीक है। तो उसी के आधार पर बौद्ध और जैन धर्म जो है उनका उत्थान भी होता है और उनका प्रसार भी होता है, क्योंकि वे उस वर्ग को आकर्षित करने में सक्षम हो पाते हैं जो इन कर्म कांडों के विरोध में स्वर उठा रहा था। इसी तरह से सभी लोगों में समानता की बात ये करता है, जबकि संहिता में जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मणीय प्रभुत्व की बात की गई है वो हमको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है बौद्ध और जैन मत ने सभी को बराबरी का दर्जा दिया और इसी वजह से व्यापारी वर्ग और जो शासक वर्ग है वो इनकी ओर आकर्षित हुए। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो कालखंड हमको देखने को मिलता है, मौर्य काल और उत्तर मौर्य काल वाला समय, वहां पर इन दोनों ही धर्मों को काफी प्रचार प्रसार हमको इसी वजह से देखने को मिला। इसी प्रकार से ईश्वर के अस्तित्व की बात जो संहिता में की गई है उसको नकारने का काम भी ये दोनों मत ही करते हैं। ठीक है। तो ये एक अंतर आपको दर्शाना था, कोई बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न ये भी नहीं था। अगर बेसिक किसी ने भी पढ़ा हुआ है तो आसानी से सोच समझ करके इसका उत्तर दे सकता था। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका पूछा गया वो है तिल कथिया क्या थी? तिल कठिया, ठीक है,
तिनकठिया एक प्रकार की प्रणाली थी, ब्रिटिश प्रणाली, खेती से संबंधित, व्यावसायिक खेती से संबंधित, जहां पर ब्रिटेन के द्वारा या ब्रिटेन के व्यापारियों के द्वारा जबरन हमारे यहाँ पर नील की खेती करवाई जाती थी। तो इसमें क्या होता था, इसमें जो भूमि है उसके 20 जो भाग, जिनको कट्ठा बोला जाता था, ठीक है, तो 20 कट्ठों में से जो 3 कट्ठे जो सबसे उपजाऊ हुआ करते थे, उनमें नील की खेती करने की बात कही जाती थी। और नील की खेती न केवल भूमि को नुकसान पहुंचाती थी, बल्कि इसके बदले में किसानों को कुछ भी दिया नहीं जाता था। तो एक शोषणकारी व्यवस्था थी, ठीक है। और भारत के पूर्वी भारत, जो बंगाल और बिहार का जो क्षेत्र था, वहां पर यह प्रचलित थी। इसीलिए तिनकठिया प्रणाली को बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो राम कुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गए थे, ठीक है, और चंपारण में जिन्होंने सत्याग्रह किया, उसके द्वारा चुनौती भी दी गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो है, उससे जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो कि 2 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था। 2 नंबर का जो अंतिम प्रश्न हमको देखने को मिलता है, वो है सार्वभौमिक पौरोहित्य, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे थे कि ये तो प्रश्न ही आउट ऑफ द सिलेबस पूछा गया है, जबकि ये बिल्कुल झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, वहां पर मार्टिन लूथर का जो टॉपिक दिया हुआ है, उसमें स्पष्टतः इस बात को कहा गया है, लेकिन इस नाम से नहीं कहा गया है। यूनिवर्सल प्रीस्टहुड जो है, उसको यहां पर लिखा गया है आस्थावानों की पुरोहिताइयों की घोषणा, ठीक है। आस्थावानों की पुरोहिताई की घोषणा, ये दरअसल यूनिवर्सल प्रीस्टहुड को ही दर्शाता है। तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि पोप, कार्डिनल और बिशप की जो पदानुक्रम है, इसको समाप्त करते हुए जो भी व्यक्ति इस धर्म में विश्वास रखता है, उन सभी की पूजा अर्चना और बाकी सब चीजों को समानता का दर्जा दिया जाए। हर एक व्यक्ति पादरी के रूप में है, यदि वो ईश्वर में आस्था रखता है। तो यूनिवर्सल पौरोहित्य क्या होगा? सार्वजनिक पौरोहित्य की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब यही है कि हर कोई व्यक्ति पुरोहित हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पोप, कार्डिनल या बिशप जैसे लोग जो है, वो ही क्या बने, उन्हीं के द्वारा निर्देश दिए गए, वो ही जो है सबसे ऊपरी स्तर के पदों पर बैठे हैं। ये बात मार्टिन लूथर किंग के द्वारा कही गई थी। उन्होंने ये सिद्धांत दिया कि सभी बपतिस्मा प्राप्त ईसाई ईश्वर की दृष्टि में पुजारी और आध्यात्मिक हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक होने के लिए आपको पोप बनने की या फिर कार्डिनल बनने की या फिर बिशप बनने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सार्वभौमिक पौरोहित्य मैंने बहुत बार आप सभी को कहा था, और आर्य जंक्शन के जो नोट्स थे, उनमें मैंने आपको स्ट्रेट राजस्थान बोर्ड की बुक ही दी थी। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि इस बुक से बाहर अभी तक कोई प्रश्न नहीं आए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसी बुक में से हमको देखने को मिलते हैं। खाली एक जो साम्राज्यवाद का टॉपिक है, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो वो आउट ऑफ द सिलेबस चला जाता है इस बुक के हिसाब से। लेकिन उसके नोट्स भी मैंने आपको दिए थे, जिन पर हम आगे अभी चर्चा करेंगे। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन आए, वो है 5 नंबर की क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था वात एवं वचनिका पर टिप्पणी करो, ठीक है। तो दोस्तों, इस पर भी मैंने आपको आर्य जंक्शन में हमारे जो नोट्स हैं, जो कंप्लीट नोट्स का जो कोर्स था, ठीक है, उसमें मैंने आपको मेरे नोट्स दिए थे, और उनमें मैंने वचनिका, दवावेत, वात, इस तरह से क्रमबद्ध रूप से जो शैलियां हैं लेखन की, उन पर एक पेज में पूरा इस तरह की टेबल बना के, बिल्कुल टू द टॉपिक, मतलब आप आंसर कैसे लिखें, उस फॉर्मेट में मैंने बनाकर दिया था, जिसमें एक तरफ उसका प्रकार था कि क्या क्या है, और दूसरी तरफ उसके उदाहरण मैंने लिखे थे, ताकि वो याद रह पाए। तो वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना हुआ काव्य विधा था, और तुकांत गद्य पद्य रचना है। अंत्यानुप्रास हमको देखने को मिलता है। ये बिल्कुल आपके राजस्थान बोर्ड की जो बुक है, उसमें लिखी हुई परिभाषा है, जो मैंने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की थी। उदाहरण के लिए अचलदास खींचीरी वचनिका, महेश दासोतरी वचनिका, ठीक है, राठौड़ रतन सिंह महेश दासोतरी वचनिका, ये क्रिया जिग्गा ने लिखी है। ये आप 2-3 उदाहरण इसमें दे सकते थे। बात करें अगर बात की, तो ये बात कहने और सुनने की विशेष विधा है, कहानी की तरह। इसमें कथा कहने वाला बोलता है और सुनने वाला हुकारा देता रहता है। इसमें जीवन के हर पक्ष, युद्ध, धर्म, दर्शन, मनोरंजन, सभी पर प्रकाश डाला गया। आपने भी बचपन में बातें सुनी होगी बहुत। गद्यमय, पद्यमय और गद्य पद्य, तीनों ही रूप में हमको बात देखने को मिलती है। इसके उदाहरण राव अमर सिंह जी रिवात, ठीक है, खींचिया रिवात, पाबूजी रिवात, कानड़दे रिवात और अचलदास खींची रिवात, ये सारे के सारे उदाहरण आपके राजस्थान बोर्ड की ही बुक में जो दिए गए थे, उन्हीं से मैंने ये नोट्स अपने अपडेट किए थे। और यहां से देखिए स्ट्रेट, तो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पेपर कहीं बाहर से बनते हैं, नहीं, पेपर आज ही वहीं से बन रहे हैं जहां से बन के आए हैं।
सवाल ये है कि हमने उन चीजों को कितना कवर किया और जिन नोट्स को हम पढ़ रहे हैं वो हमारे कितने काम के रहे हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न आपका पूछा गया है, दोनों विश्व युद्धों के फलस्वरूप महिलाओं की राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आए। देखिए दोस्तों, जब विश्व युद्धों की शुरुआत हुई तो उसके साथ ही बड़ी मात्रा में युद्धों में जाने के लिए सैनिकों की आवश्यकता महसूस हुई और उस वजह से यूरोप के जो क्षेत्र थे वहां के अधिकांश जो पुरुष थे वे सेना में भर्ती हो गए। उनमें से कई युद्ध में लड़ते हुए अपंग हो गए, असहाय हुए और ऐसी परिस्थिति में पीछे जो लॉजिस्टिक्स कारखानों में उत्पादन और ऑफिस संबंधी काम थे उनकी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई और बड़ी मात्रा में महिलाओं ने इनमें काम करना शुरू किया। जब इस तरह से उन्होंने काम किया तो उनमें जागरूकता आई, क्योंकि जब आप किसी कार्य से जुड़ते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं। इसने उनको आत्मविश्वास से भरपूर भी किया। कार्य के बदले उनको जो वेतन मिलता था उनसे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई और धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक अधिकार मांगने शुरू किए, जैसे कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाना, या फिर जैसे कि ब्रिटेन में महिलाओं द्वारा मताधिकार की मांग की गई जो बाद में जाकर के 1926 में उनको मिला भी सही। तो ये सारी चीजें ही हमको यहाँ पर रखनी थी और ये भी आपके राजस्थान बोर्ड की जो 11th क्लास की हमारी हिस्ट्री वाली बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, वहां से स्ट्रेट जो विश्व युद्ध के परिणाम है प्रथम विश्व युद्ध के उनमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है कि हमारे प्रश्न कहां से आ रहे हैं। देखिए सीधा सामने है आपको, इससे ज्यादा और क्या आप देखना चाहते हैं। पूरा सीधा उन बुक्स में से आ रहे हैं जो बुक्स आपके एनसीईआरटी आरबीएससी में से है। दुनिया भर की मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आपको यहाँ कोई जरूरत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट था अलवार एवं नयनार आंदोलन का धार्मिक और सामाजिक महत्व बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न और सीधा एनसीईआरटी में दिए गए भक्ति आंदोलन के चैप्टर से पूछा गया है। अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा, लिमिटेड हमारा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमको टू द टॉपिक पढ़ना था। आप देख सकते हैं इसमें स्पष्टतः बता रखा है कि कैसे अलवार और नयनार का धार्मिक सामाजिक महत्व। आप शुरुआत कर सकते थे इंट्रोडक्शन करते हुए कि किस प्रकार से छठी शताब्दी में दक्षिण भारत में जो है जैन और बौद्ध मतों के खिलाफ एक नए आंदोलन का उद्भव देखा गया जो वैष्णव और शैव धर्म की पूजा पद्धतियों से संबंधित था। हालांकि ये उत्तर भारत की जो वैदिक जो पद्धति थी उससे थोड़ा विरोधी भी था, क्योंकि वो ब्राह्मणत्व की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करता था। निम्न वर्ग के जो लोग थे वो इससे जुड़ रहे थे, वो सारा बता सकते थे आप, ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान। तो ये जो सामाजिक महत्व है वो हम दर्शा सकते हैं कि जो जो एक भेदभाव जनित जो व्यवस्था उस समय उत्तरी भारत में हिंदू धर्म में थी, सनातन धर्म में थी, उसको इसने थोड़ा तोड़ा। ठीक है, ब्राह्मणों की प्रभुता और जाति प्रथा के विरोध में इन्होंने आवाज उठाई। तो ये अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। धार्मिक महत्व में आप देख सकते हैं अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताया गया। नल हीरा दिव्य प्रबंधम, जिसकी रचना एक काव्य संकलन के रूप में की गई, उसका संस्कृत के वेदों जितना महत्व दिया गया। धार्मिक रूप से भी ये महत्वशील थे। ठीक है, इसी तरह से इस परंपरा में महिलाओं की उपस्थिति भी सामाजिक रूप से महत्व को दर्शाती है। अंडाल जैसी जो महिला थी उनके भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए गए। ठीक है, तो ये चीजें यहां से नयनार परंपरा में महिलाओं की रचनाओं को सुरक्षित किया गया और इन महिलाओं ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का परित्याग भी किया। तो ये सारी चीजें, पितृसत्तात्मक आदर्श जो हैं उनको चुनौती दी गई। ये सारी चीजें सामाजिक और धार्मिक महत्व को ही तो दर्शा रही है। और आप जाके देख लीजिए ये कहाँ दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड की आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर दिया हुआ है। तो एक बिल्कुल क्लैरिटी आपको लानी पड़ेगी कि कोचिंग्स आपके केवल एक मार्गदर्शक हो सकते हैं जो आपको सही राह दे सकते हैं, बाकी तैयारी आपको ही अपने ही स्तर पर करनी पड़ेगी। ये बहुत जरूरी है। हम मदद कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस में, हम मदद कर सकते हैं आपको सही कंटेंट इकट्ठा करके देने में। ठीक है, या फिर प्रश्नों की जो जटिलता है उसके अनुसार आपकी तैयारी को कैसे ढाला जाए उसमें। बाकी तैयारी आपको ही करनी है। कंटेंट आपके पास में पूरा आज अवेलेबल है। ठीक है, मैंने अपने पीडीएफ में पूरा दिया है और उसको रिफाइन करेंगे इस एग्जाम के हिसाब से और उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे पिछले पेपर में पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से कि किस तरह से प्रश्नों के पैटर्न में चेंज हुआ है, उसी की डिमांड के हिसाब से हम वो दे पाए। ये बहुत ज्यादा इसमें जरूरी है। अगला क्वेश्चन था भारत छोड़ो आंदोलन। देखो देखो दोस्तों, ये प्रश्न भी आपको कोई अलग पढ़ने की जरूरत नहीं थी। राजस्थान बोर्ड की 3 4 5 किताबें हैं पूरी मिलाकर के,
जिनमें कहीं न कहीं राजस्थान की राजनीति का ज़िक्र किया हुआ है। ठीक है? जो राजस्थान का इतिहास है उसका। उसी में से प्रजामंडल आंदोलन का ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने भी आपको अपने नोट्स में जो कि मेरे आरबीसी की बुक्स पर बेस्ड है, उन्हीं में से मैंने ये पूरा तैयार करके दिया। एक भी लाइन मैंने बाहर से नहीं जोड़ी क्योंकि जरूरत ही नहीं है। स्ट्रेट आपके वहां पर जो दिया हुआ है वही चीजें कलेक्ट करके देनी थी। ठीक है? तो आपको बताना था कि कैसे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहले शास्त्री जी जो कि प्रजामंडल के प्रणेता भी थे और उसके एक सदस्य भी थे, उनके बीच में और जयपुर राज्य के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको हम जेंटलमैन्स एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें बात की गई थी कि आप हमारा विरोध मत कीजिए, आंदोलन में शामिल मत होइए, उसके बदले में हम आपके लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना के कुछ कदम आगे बढ़ेंगे। तो ये 3-4 चीजें आपको यहाँ पर लिखनी थी। हालांकि फिर बाद में हमको देखने को मिलता है कि विभाजन हो जाता है प्रजामंडल में। एक गुट बोलता है कि नहीं, हम जो है विरोध करेंगे। पर भारत छोड़ो आंदोलन में जब हीरालाल शास्त्री निष्क्रिय रहे, तो फिर उन्होंने एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम आजाद मोर्चा था। और इसका बाबा हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर बाबा हरिश्चंद्र मार्ग जयपुर में देखने को मिलता है, ये चलाया गया। बाद में फिर से प्रजामंडल में इनका विलय हो गया। तो आपको इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना था, तो आप दर्शा सकते थे कि किस प्रकार से पहले तो ये रणनीति अपनाई लेकिन बाद में ये किया। तो इस तरह से उनके बीच में जो विभाजनकारी स्थिति हमको देखने को मिली, उससे हम ये कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में इस प्रजामंडल की भूमिका उतनी अधिक प्रभावी नहीं रह पाई जितनी की वो हो सकती थी। ठीक है? अगर वो मिलकर के इसमें काम करते तो हो सकता था कुछ अलग उसका नतीजा हमको देखने को मिलता। तो ये आपका एक और प्रश्न जो कि सीधा सीधा कवर हुआ राजस्थान बोर्ड की बुक से, और थोड़ा बहुत हमारे नोट से भी, क्योंकि वो उन्हीं बुक्स पर बेस्ड थे। फिर एक प्रश्न आया, हैदराबाद के विलय में रजाकार किस प्रकार से बाधक थे। तो ये अपने आप में ही थोड़ा सा डीप में जाकर के पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है? हालांकि एनसीईआरटी बुक्स में इस पर सीधा सीधा बहुत कुछ दिया हुआ है। तो इसमें रजाकार जो है उनको निजाम मीर उस्मान अली, जो कि हैदराबाद का निजाम था, ठीक है, उसके द्वारा एक सेना तैयार की गई थी, ठीक है, कासिम रिजवी के माध्यम से। और ये सेना भारत में विलय का विरोध करने के लिए बनाई गई थी। इन सैनिकों ने बड़ी मात्रा में जो भी विलय के पक्षधर थे उनका दमन करना शुरू किया। इनके विरोध में फिर बाद में रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में तेलंगाना के लोगों ने भी एक आंध्र हिंदू महासभा का गठन किया था। तेलंगाना मराठवाड़ा क्षेत्र में कई लोगों की हत्या, बलात्कार जैसी गतिविधियों के लिए रजाकार जिम्मेदार माने गए। और बाद में ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारत सरकार ने जो है इनको नष्ट किया, इसका खात्मा किया, और बाद में फिर हैदराबाद का विलय संपन्न हो। तो ये कैसे बाधक थे हम दर्शा सकते हैं कि इन्होंने बड़ी मात्रा में नक्सल सत्याई की, विलय संबंधी गतिविधियों को बाधित किया। ठीक है? ये सारी चीजें आप मेंशन करके और इसका उत्तर दे सकते थे। चलिए अब आते हैं बड़े प्रश्नों पर, क्योंकि यहां तक आने में हमारे मात्र और मात्र 35 मार्क्स कवर हुआ। मतलब यहां तक अगर 35 मार्क्स हैं, तो अब आगे बच रहे हैं आपके 40 मार्क्स। और इन 40 मार्क्स में जिसने बेहतर प्रदर्शन किया है वही यहाँ पर विजेता बनकर के उभरता है। क्योंकि छोटे प्रश्नों में कितना भी कर लेने पर हमको तीन बड़े प्रश्नों में 3 से लेकर के 2 से लेकर के और 3 3.5 तक मार्क्स मिलते हैं, जबकि छोटे क्वेश्चनों में 1, आधा, 1, डेढ़ इस तरह के मार्क्स हमको मिलते हैं। लेकिन जब हम बड़े प्रश्नों पर आते हैं और इस बार के जो प्रश्नों का पैटर्न था, अगर उसको सही तरीके से आपने समझा हो तो आप आसानी से कर सकते थे। हालांकि पहला जो प्रश्न पूछा गया जो कि राजस्थान के सूर्य मंदिरों पर था, इसकी कल्पना तो बच्चों ने शायद नहीं की होगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की उन्होंने ढंग से इसको किया भी होगा। तो संक्षिप्त विवरण देने की बात कही थी। हालांकि नाम बहुत ही कम बच्चों को याद रहे होंगे, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस तैयार करते समय इतना फोकस करके नाम याद करना ये थोड़ा मुश्किल काम सदैव बना रहता है। सूर्य मंदिरों की बात करें तो बहुत से मंदिर हैं। रणकपुर का सूर्य नारायण मंदिर है, झालरा पाटन का मंदिर है, देव का सूर्य मंदिर बाड़मेर में स्थित है, ओसिया के सूर्य मंदिर हैं, गलता जी का सूर्य मंदिर जयपुर में है। ठीक है? तो इन्हीं को आपको सूचीबद्ध करना था। कई स्टूडेंट्स ने जो भूमिक शैली है या फिर उन शैलियों को भी लिखने का प्रयास किया होगा, लेकिन वो नहीं पूछा गया था। आपसे स्पष्ट शब्दों में सूर्य मंदिरों का संक्षिप्त विवरण करने की बात कही गई थी। तो आपको सीधा सीधा बताना कि किस मंदिर का कब निर्माण हुआ और किस क्षेत्र में स्थित है। इतना अगर हम करते हुए और एक टेबल बना करके इन सारे मंदिरों को लिख देते तो भी हमारा काम हो जाता। हालांकि ये बहुत मुश्किल काम इसलिए क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये याद नहीं था। जिनको याद था वो प्लस यहाँ पर लेकर चलेंगे, बेनिफिशियल इनको मान सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में कई बच्चों के साथ में समस्याएं आई होगी।
फिर एक प्रश्न पूछा गया, विश्व की अन्य संस्कृतियों की तुलना में भारतीय संस्कृति की जो निरंतरता है वो एक अनन्य विशिष्टता है। ये यहाँ पर फिर से आपका थोड़ा सा विश्लेषणात्मक प्रश्न हो गया, जहां पर आप तर्कों के माध्यम से इस कथन की स्पष्टता करें, इस कथन का समर्थन करें। ठीक है, ये आपको बताना था। तो आपको दर्शाना था कि कैसे प्राचीन समय में कई संस्कृतियों का विकास विश्व भर में हुआ, जिसमें चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, ठीक है, या फिर इनका, एज़टेक जैसी अदर सभ्यताएं जो कि बाकी क्षेत्रों में विकसित हुई, वो हो, और उनके साथ में सिंधु सभ्यता। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि उन बाकी सभी संस्कृतियों का कोई नामो निशान नहीं है, केवल उनके अवशेष बचे हैं, और उनकी जो जीवन पद्धति थी, उनके जो संस्कार थे, रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, वो आज नष्ट हो गए हैं। आज देखिए, आप मिस्र में आप कहीं देखते हैं कि कोई पिरामिड्स में लोगों को दफनाता है, या फिर आप देखते हैं मेसोपोटामिया के वो महान मंदिर जो आज देखने को ही नहीं मिलते, उनको सब खत्म हो गया उनका। इनकी जो भाषा है, मिस्र की भाषा हो या मेसोपोटामिया की भाषा, लिपि, ये सभी आज पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लेकिन सिंधु सभ्यता के पतन के बाद में जो वैदिक संस्कृति भारत में विकसित हुई, वो वैदिक संस्कृति, क्योंकि सिंधु सभ्यता का पतन, आजकल जो मान्यता है वो बताती है कि सिंधु सभ्यता अचानक से यूं गायब नहीं हो गई। उसके स्थान पर 3 से 4 संस्कृतियों का जन्म हुआ, जिसमें गांधार क्रेव कल्चर, रंगपुर कल्चर, ठीक है, इनको हम पढ़ते हैं, हड़प्पन कल्चर, लेट हड़प्पन कल्चर, ये सारे कल्चर्स डेवलप हुए, और उन्हीं से फिर आज हमारी वर्तमान संस्कृति हमको देखने को मिलती है, जो वैदिक संस्कृति के बाद में बढ़ती गई। बहुत से आक्रमण हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ये नष्ट नहीं हुई। फिर आपको उन तत्वों का उल्लेख करना था जिनकी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो नगर नियोजन की प्रणाली उस समय हमें सिंधु सभ्यता में मिलती है, वो आज भी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसी तरह से जीवन पद्धति में योग, आयुर्वेद, ठीक है, इनका जो उपयोग है, प्रकृति के साथ साहचर्य वाली जीवन व्यवस्था, जिसमें पेड़ पौधों को, नदियों को, इनको पूजा पूजा जाता है, उनका उनका जो है सम्मान किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। इसी तरह से जो संस्कृत भाषा है, आज भी उसका प्रयोग साहित्यिक भाषा के रूप में निर्बाध रूप से हम देखने को मिले, नष्ट नहीं हुई। वो भाषा चलती आ रही है, लगातार उसका संरक्षण किया गया है। मंदिर जो उस समय की हमारे शुरुआत हुई, उस समय मंदिर निर्माण की, वो मंदिर आज तक भी हमारे चले आ रहे हैं निर्बाध रूप से। आज भी उन मंदिरों का निर्माण हम करते हैं, उनको जी रहे हैं। यज्ञ आदि की जो पद्धति है, उसको हम देखते हैं कि वो आज भी है। जो पुरुषार्थ की और कर्म की इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, वो ऐसी की ऐसी आज भी है। पुनर्जन्म हो, चाहे दाह संस्कार के तरीके हों, ये सारी चीजें संस्कृति का हिस्सा होती हैं, और ये आज भी हमारे यहाँ पर वैसे की वैसी प्रचलन में है। ठीक है, तो इन चीजों को हम यहाँ पर लिख करके और आसानी से इस निरंतरता को दर्शा सकते थे, दिखा सकते थे कि कैसे एक जो श्लोक भी है, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि असली मिटती नहीं हमारी, वो भी आप खैर उसको मेंशन करना, वो निबंधों में लिखना ज्यादा बेटर है, लेकिन उससे आप ले सकते थे कि किस तरह से बाकी संस्कृतियां नष्ट हुई है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, मौर्य काल के स्तंभ मूलतः देशज प्रकृति के हैं, टिप्पणी कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लोगों की हिस्ट्री पर थोड़ी पकड़ होना जरूरी है। ठीक है, तो वैसे तो मैंने अपने नोट्स में भी आपको मौर्यकालीन जो मूर्ति कला थी, उसमें इस पर प्रकाश डाला था, और मैंने बताया था कि क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से प्रमुख राजमार्गों, नगरों, धार्मिक केंद्रों पर स्तंभों को लिया गया है। ठीक है, इन स्तंभों के माध्यम से अशोक के द्वारा अपने धर्म के उपदेश और बाकी जो आदेश थे उनको पूरे अपने क्षेत्र में विस्तारित किया गया था। इन पत्थरों को, चुनार के पत्थरों को काट करके एक स्तंभ रूप, एकाश्मिक स्तंभ जिनको बोलते हैं, एक ही पत्थर से बने हुए स्तंभ थे, जो कि एक अनन्य विशेषता थी। क्योंकि उस समय की जो समकालीन जो स्तंभ निर्माण कला थी, जिसमें हम फारस की जो स्तंभ निर्माण कला है, एकेमेडियन जिसको बोलते हैं स्तंभ निर्माण कला, उसमें अगर तुलना करें तो वहां पर टुकड़ों में पत्थर जोड़े जाते थे। वहां पर प्लेटफॉर्म पर पत्थर जो है महलों के हिस्सों के रूप में बनाए जाते थे। यहाँ पर एकल स्तंभ अलग से जो खड़े हैं उस तरह के स्तंभ है, वहां पर उनके नीचे आधारशिला हुआ करती थी, यहाँ पर सीधा जमीन में गाड़ा गया है। ठीक है, वहां पर किसी तरह की कोई पशुओं की आकृतियां उनके ऊपर ना मिलती, लेकिन हमारे यहाँ पर स्तंभ शीर्ष में सिंह, गज, अश्व और वृषभ जैसे जो है पशुओं की आकृति मिलती है। आप ये भी दर्शा सकते थे ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, उन चीजों को भी हम लिख सकते थे, इलाहाबाद से, सारनाथ से, ठीक है, या कौशाम्बी से, और इसके अलावा आपका लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, इन जगहों से जो भी मिला वो सारा हम यहाँ पर लिख सकते थे। रामपुरवा हो गया नेपाल में, लुम्बिनी के पास रुमनदेही में, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते थे। इसकी विशेषताएं, स्तंभ तना नीचे से ऊपर की ओर जो पतला होता है,
अंड या माया, गोलाकार भाग, चक्रलता पशु, उल्टे कमल आदि से सुसज्जित होना, ये सारी इनकी थी। और सबसे बड़ी बात, इनका निर्माण राजकीय कार्यशाला में हुआ, ठीक है। और एक समान उनकी विशेषताओं को देखकर ये कहा जा सकता है कि पहले इनको एक जगह पर बनाया गया और वहां से फिर इनको परिवहन करके ले जाया गया, क्योंकि चुनार का पत्थर जो है ना, वो लोकली मिलता है आगरा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में चुनार का पत्थर हमको मिलता है, तो जहां से उसी स्थान से लेकर के उसको चारों तरफ उनको स्थापित किया गया। तो ये अद्वितीय विशेषताएं थी कि यहाँ की थी, पॉलिश थी, इन पर पॉलिश की हुई मिलती है हमको। ये 5-6 विशेषताएं अगर आप लिख करके उत्तर देते, आसानी से आप इसमें अच्छा नंबर ले सकते हैं। आई होप आप में से कई स्टूडेंट ने ऐसा किया भी होगा। चलिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने अंततः नव साम्राज्यवाद को जन्म दिया। दोस्तों, मेरे जो नोट्स मैंने दिए साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद पर, क्योंकि ये टॉपिक डायरेक्ट मिलता नहीं है, तो मैंने अपने नोट्स बनाए और आप देख सकते हैं नोट्स की शुरुआत मैंने कैसे की थी कि 19वीं सदी की समाप्ति तक अधिकांश यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। इन देशों में कच्चे माल और तैयार माल को बेचने के लिए बाजार की निरंतर आपूर्ति की जरूरत थी। इसीलिए उन्होंने उन क्षेत्रों पर नियंत्रण का विस्तार करना शुरू किया जहां अभी औद्योगिकरण नहीं हुआ। पूंजीपतियों को अब अपनी अधिशेष पूंजी निवेश के लिए नए स्थान और उद्योगों की आवश्यकता थी, क्योंकि उनको अपने देश और पड़ोसी देशों में इनकी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। ये बिल्कुल मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है, तो ये आपकी एक अच्छी भूमिका हो सकती थी अपने प्रश्न के उत्तर में। फिर मैंने इसको रिलेट किया नव साम्राज्यवाद से, जो मैंने आगे टॉपिक दिया है अपने नोट्स में। नव साम्राज्यवाद या न्यू इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद से तात्पर्य 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक की अवधि से, जिसमें अभी यूरोपीय शक्तियों, यूएसए और जापान ने अपने उपनिवेशों का जमकर विस्तार किया था। इसी को हम नव साम्राज्यवाद कहते हैं। ये पूर्ववर्ती वाणिज्यवाद से भिन्न था। मतलब साम्राज्यवाद जब शुरू हुआ था, उस समय खाली व्यापार पर अधिकार करने का प्रयास किया गया था, ठीक है। व्यापार पर कब्जा करने का प्रयास किया। जैसे ब्रिटेन जब भारत आया, तो भारत आकर के उन्होंने भारत को अपना गुलाम नहीं बनाया था। शुरू में उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। अब धीरे धीरे यहाँ के जो हमारे कार्य थे उनमें हस्तक्षेप करना शुरू किया। लेकिन असली जो इनका हमारे ऊपर प्रभुत्व हुआ, वो 1857 की क्रांति के बाद हुआ, ठीक है। तो वो 19वीं शताब्दी का दौर था जब नव साम्राज्यवाद में हम फंसे। पहले साम्राज्यवाद वणिकवादी था, वहां पर व्यापार पर कब्जे करने की ज्यादा प्रयास। लेकिन अब इन्होंने संसाधनों के दोहन की आवश्यकता को महसूस किया, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। और इसलिए कच्चे माल के साधन और बाजार के स्रोत के रूप में उपनिवेशों को बनाया गया। इसमें अफ्रीका से सोना, गुलाम, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य चीजें, भारत जैसे क्षेत्रों से और जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है वहां से विभिन्न बड़ी मात्रा में जो मसाले हैं या वस्त्रों के लिए कच्चा माल और बाजार की उपलब्धता, इन सभी चीजों को देख करके और इन्होंने इनको अपना गुलाम बनाना शुरू किया। और इस तरह से नव जो आपका साम्राज्यवाद है उसका विस्तार हमको देखने को मिला। इस तरह का प्रश्न का उत्तर आप देते, तो मैं नहीं मानता कि आपके यहाँ पर नंबर काटे थे। अब मैंने ऐसे ही उत्तर दिए हैं, अब इनमें भी अगर कोई नंबर काटता है तो वो फिर मेरी किस्मत की बात है, पर ये एक तरीका है जिससे आप यहाँ पर उत्तर दे सकते थे। तो ये कुछ प्रश्न थे जिनका मैंने आपको डिटेल दी। तो ये तो बात हो गई जो बीत गई उसकी। अब बात करते हैं जो आने वाला है उसकी। आपकी मुख्य परीक्षा हो चुकी है और अब आपको ये पता भी लग गया होगा कि आपका कैसा पेपर रहा, आप कितने पानी में हैं और कितने आप स्कोर तक जाने वाले हैं। चीजें बहुत तेजी से बदलती है और समय भी बहुत तेजी से निकलता है। जल्दी ही आपकी नई वैकेंसी जो है वो भी आ जाएगी। मे बी ये 2 महीने बाद हो या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद। आप में से कई अब जो है उस परीक्षा के इंतजार में बैठ जाएंगे, अपने दिनचर्या के कार्य में व्यस्त हो जाएंगे और फिर से जब आपकी परीक्षा आएगी तो आप फिर से तैयारी में लगेंगे। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता मानिए, अपने 4 मेंस एग्जाम के अनुभव से मैं ये स्पष्ट रूप से आपको बता सकता हूं कि ये परीक्षा निरंतरता मांगती है। जैसे भारतीय संस्कृति निरंतरता में आज समृद्ध है, उसी तरह से अगर आपको आरएएस में वांछित पद प्राप्त करना, केवल सिलेक्शन नहीं, वांछित पद मतलब अच्छा पद जिसको हम बोलते हैं एसडीएम या आरपीएस या टॉप 100 तक आकर के एटलीस्ट तहसीलदार तक का आपको पद मिले, उसके लिए आपको अभी से इसी समय से अपने आप को तैयारी में लगाए रखना होगा। हालांकि ये चीज इतनी सरल नहीं है, ये मुश्किल है। दूसरा, ये तैयारी शेड्यूल्ड होनी चाहिए और इसीलिए हमारी तरफ से पहली बार हम एमर्स नाम से हमारा एक फुल ईयर जो पूरे साल भर चलने वाली टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं।
ठीक है। 52 टेस्ट की ये टेस्ट सीरीज होने वाली है, जिसमें हम 26 प्रीलिम्स के और 26 मेंस के, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि कई छात्रों का प्रीलिम्स जो है वो क्लियर नहीं हो पाया, 97 98 पर जाकर अटक गए। तो हम टारगेट करेंगे 120 प्लस मार्क्स को इस टेस्ट सीरीज में, और इसके साथ ही आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज की तैयारी भी हम करवाने वाले हैं। इस टेस्ट सीरीज के साथ में आप सभी को जो है काफी कुछ मिलेगा। हमारी पर्सनल मेंटरशिप, ऑफलाइन और ऑनलाइन टेस्ट आप दे पाएंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको इसमें अवेलेबल होगी आपकी लाइव टेस्ट के माध्यम से। अगर आप ऑनलाइन में लाइव टेस्ट नहीं दे पाते हैं तो आपके लिए बाद में क्विज फॉर्मेट में भी टेस्ट अवेलेबल होंगे, ठीक है। और लगातार आपको प्रमोट किया जाएगा ताकि आप अपनी इस तैयारी में लगे रहे। पर्सनल मेंटरशिप का मतलब आपको व्यक्तिगत रूप से इसमें हम जो है लगातार मोटिवेशन देते रहेंगे। अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में आप compete कर पाएंगे, और आप अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति लगातार निरंतर एकाग्रचित रख पाएंगे। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं इस टेस्ट सीरीज से आपको ये सब मिलने वाला है। 25 अगस्त से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी, और इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका सिलेबस भी जल्दी ही जारी होने वाला है, ठीक है। 31 अगस्त तक हम इसमें आपको छूट भी दे रहे हैं। तो ये वैसे तो टेस्ट सीरीज हमारी 25,000 रुपए कीमत की है, लेकिन इसको हम अभी 30% की छूट के साथ में मात्र 17,500 रुपए में आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आपकी कॉपियां कोई ऐसा वैसा नहीं चेक करेगा, सारी कॉपियां मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए, इंटरव्यू में अपीयर हुए और सेलेक्टेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। तो वो जिनको अनुभव है इस परीक्षा का, और जो जानते हैं कि मार्किंग कैसे होती है और किस तरह के रिव्यूज आपको देने हैं, वो आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बेहतरीन प्रश्नों की पूरी तैयारी मिलेगी, जिन प्रश्नों की इस बार के पेपर में भी हमारी टेस्ट सीरीज से भी बड़ी मात्रा में प्रश्न देखने को मिले। मैंने कंटेंट से कैसे प्रश्न आए ये आपको दिखाया है, टेस्ट सीरीज से कैसे प्रश्न आए ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हमारा ये पेपर आ जाएंगे। इस कक्षा के बाद हम अगली कक्षा में इकोनॉमी जो है उसके भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि वहां पर किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए इसी तरह। आप हमारा सेंटर भी विजिट कर सकते हैं जो कि सांगानेर में स्थित है, ठीक है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आपको ऑफलाइन सेंटर भी हम अवेलेबल करा रहे हैं, जहां पर आप अपने ऑफलाइन पेपर्स भी दे सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 5 अगस्त से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो अगर आपको अपनी तैयारी में कुछ कमी लगती है तो आप उस बैच में भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगली कक्षा में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ाई में लगे रहिए। 1-2 दिन आप आराम करें और उसके बाद फिर से जुड़ जाएं। धन्यवाद।